बृहस्पति में मीन राशि का हो जाए प्रवेश तो होती है राजनीतिक उथल पुथल। झारखंड, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र आ सकते हैं जद में। उत्तर प्रदेश की जीत ने भी हिला दिया है विपक्षी एकता को। समझ नहीं आ रहा किस दिशा में डूबती नैया को पार लगाएं। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर बृहस्पति में मीन राशि का प्रवेश होता है तब राजनीति में उथल पुथल की संभावना प्रबल हो जाती है। ये भी कहा गया है कि अगर कुंभ राशि में शनि के साथ मंगल मिल जाए तब इस स्थिति को और बल मिल जाता है। ज्योतिष शास्त्र की इन बातों को बल मिल रहा है देश में घट रही ताजा घटनाओं से। जैसे जैसे ग्रह अपनी चाल चलने लगे वैसे वैसे उनका असर भी दिखाई पड़ने लगा। सबसे पहले इसने अपना असर छोड़ा है झारखंड में। झारखंड के साथ ही राजस्थान में भी इस ग्रह योग का दोष दिखाई पड़ने की शुरुआत हो गई है। जैसे ही 29 अप्रैल को कुंभ राशि में शनि के साथ मंगल युद्ध हुए, इसका असर भी सत्ता के गलियारों में दिखाई पड़ने लगा। देश में गर्मी प्रचंड रूप से धारण करने लगी। उसी प्रकार से राजनीतिक तापमान भी कई राज्यों में बढ़ना शुरू हो गया है। राम नवमी और हनुमान जयंती पर देश में जिस प्रकार से हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया, इसका भी असर राजनीति में अब साफ साफ दिखाई पड़ेगी। ग्रहों की चाल शुरू होते ही झारखंड के लोहरदगा, राजस्थान के करौली, मध्य प्रदेश के खरगोन, दिल्ली के जहांगीरपुरी के साथ ही गुजरात भी इससे अछूता नहीं रहा। जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत उपयुक्त जगहों के साथ साथ अभी हाल में पंजाब के पटियाला में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा देश विरोधी कृत्य को अंजाम दिया गया, ये बात राजनीति में बहुत गहरे असर छोड़ेगी। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। उसने देश में एक बड़े वर्ग को अंदर ही अंदर आंदोलित कर दिया। अभी लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर देश गरमाया हुआ है। इसका भी असर निश्चित रूप से राजनीति में दिखाई पड़ेगा। सियासत के गलियारे में एक धीमी आवाज है जो प्रजा को सुनाई पड़ रही है, लेकिन शासक उसे सुनने को तैयार नहीं है। कहते हैं परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा स्थिर रहती है, और यही परिवर्तन अब सत्ता के गलियारों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल झारखंड सहित देश के 4 राज्य इसकी चपेट में आ सकते हैं। यहाँ शासक की कुर्सी उसके राज दरबारियों में से किसी एक को हासिल हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि पूरे के पूरे राज दरबारी ही बदल जाएं। राजा बदल जाए, मंत्री बदल जाएं, और यहाँ तक कि कई अधिकारी अपना ठिकाना ही बदल लें। ग्रह दशा बदलने पर राजनीतिक उथल पुथल में सबसे पहला असर दिख सकता है झारखंड में। दूसरा नंबर आता है राजस्थान का, तीसरा बिहार और चौथा महाराष्ट्र का। आखिर क्यों ऐसे समीकरण बन रहे हैं, इसी का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड की। जिस प्रकार से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन लीज पट्टा मामले को लेकर घिरे हैं, और जिस तरह से भाजपा उन पर निशाना साधे हुई है, ऐसे में उन्हें अपनी कुर्सी बचा पाना उतना आसान भी नहीं है। एक नजर उस मामले पर जिसके कारण हेमंत सोरेन पर भाजपा राजनीतिक हमला कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बीते 11 फरवरी को एक जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पीआईएल दाखिल किया था। प्रार्थी की ओर से याचिका में कहा गया था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होने के साथ साथ खनन मंत्री और वन पर्यावरण विभाग के भी मंत्री हैं। उन्होंने खुद पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन दिया और खनन पट्टा हासिल कर लिया। ऐसा करना पद का दुरुपयोग है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का भी उल्लंघन है। इसलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीएम को नोटिस जारी किया, साथ ही जवाब पेश करने को कहा
और इस मामले में विस्तार से जानकारी पेश करने का निर्देश भी दिया। इस दिशा में बात आगे बढ़ी। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से लीज मामले को जोर शोर से उठाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सोरेन पर राजनीतिक हमला बोल दिया। रघुवर दास का आरोप है कि सत्ता के पावर का दुरुपयोग कर सीएम और उनके भाई ने खदान लीज पर ली। भाजपा की ओर से राज्यपाल रमेश बैस को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई। भाजपा की ओर से की गई शिकायत के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 के तहत चुनाव आयोग से सलाह मांगी। उसके बाद आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज समर्पित करने का आदेश दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके विधायक भाई बसंत सोरेन की लीज पर खदान लेने से संबंधित फाइल चुनाव आयोग को भेज दी गई। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इससे संबंधित तमाम दस्तावेज सत्यापित करके चुनाव आयोग को सौंप दिया। इसी बीच एक तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हुई और ये तस्वीर थी झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। इस तस्वीर और मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे। राज्य की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया। मीडिया में तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। पक्ष विपक्ष में तर्क गढ़े जाने लगे। उसके बाद हेमंत सोरेन के पक्ष में झामुमो के प्रवक्ता ने कमान संभाली और विपक्ष के बड़े नेताओं और सहयोगियों के कपड़े में लगी दाग को उजागर करने लगे। तारीख 30 अप्रैल झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेताओं के खिलाफ जमकर हमला बोला। सुप्रियो ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को एक साथ घेरा। उन्होंने साफ साफ कहा कि रघुवर दास सरकार के कार्यकाल 2017 में मोमेंटम झारखंड का आयोजन किया गया था। इसमें 320 कंपनियों के साथ द्विपक्षीय समझौता एमयू करने की बातें कही गई थीं। इस समय 320 कंपनियों को जमीन आवंटित हुई, जिसमें एक भी आवंटन विदेशी कंपनी को नहीं मिला। जमीन का आवंटन 320 ऐसी कंपनियों को किया गया जिन्होंने मोमेंटम झारखंड के आयोजन के साथ एमयू किया ही नहीं था। वहीं 11 ऐसी कंपनियां हैं जो मोमेंटम झारखंड के कुछ महीने पहले बनी थीं। उन्होंने कहा कि मोमेंटम झारखंड राज्य का सबसे बड़ा घोटाला है। अब सभी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसकी बौखलाहट अभी भाजपा में देखी जा रही है। सुप्रियो ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। जिस तरह पूर्व सीएम रघुवर दास, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी झामुमो सरकार के मुखिया पर आरोप लगा रहे हैं, वो बौखलाहट का नतीजा है। बाबूलाल मरांडी ने देश और विदेश में क्या क्या किया, इसकी सारी जानकारी जल्द मीडिया में लाई जाएगी। सुप्रियो ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा को हम लोगों ने मुंडा आदिवासी समझा, बाद में सच्चाई सामने आई। उन्होंने खुद को बचाने के लिए भोक्ता को अनुसूचित जनजाति बना दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा को राजनीति की पाठशाला में लाने का काम झामुमो ने किया, क्योंकि झामुमो राजनीति का किंडरगार्टन स्कूल है। झारखंड में आरोप प्रत्यारोप का यह दौर लंबा चलने वाला है। ऐसे में हर तरफ एक ही सवाल है कि क्या हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। अब बात राजस्थान की। जिस प्रकार से राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष पर निकाली गई बाइक रैली पर एक धर्म विशेष के लोगों की ओर से पथराव किया गया और उस प्रकरण में अशोक गहलोत सरकार की तरफ से जो ढिलाई प्रदर्शित की गई, इससे वहां की राजनीतिक फिजा में सत्ता के प्रति लोगों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। यही नहीं, विकास का हवाला देते हुए राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में 3 हिंदू मंदिर तोड़े जाने के मामले ने भी तूल पकड़ लिया है। इस घटना को लेकर अशोक गहलोत सरकार के प्रति हिंदुओं में रोष भी है। राजस्थान के अलवर में जिस प्रकार से 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और कटर मशीन से शिवलिंग को ध्वस्त किया गया, उसने वहां के हिंदुओं को एक बड़ा हथियार दे दिया है।
मंदिर को तोड़ना उस कालखंड के जख्मों को और हरा कर देता है जिसमें विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के अनगिनत मंदिरों को तोड़ा गया, चाहे वो राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो या मथुरा का कृष्ण जन्म स्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके प्रतिद्वंदी माने जाने वाले उनकी ही पार्टी के तेज तर्रार और युवा नेता सचिन पायलट के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। सचिन पायलट ने तो चेतावनी भी दे दी है कि अगर राजस्थान में नेतृत्व नहीं बदला तो कांग्रेस को लोगों का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के लिए इस विवाद को सुलझाना बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया है। सचिन पायलट ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ विचार विमर्श किया है। इसके बाद से पर्याप्त संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस राज्य में सत्ता बनाए रखने और 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रदेश नेतृत्व में बड़ा बदलाव कर सकती है। जिस प्रकार से कांग्रेस हाल में 5 राज्यों में बुरी तरह चुनाव हारी है और हाल के दिनों में अशोक गहलोत द्वारा लिए गए फैसलों से राजस्थान की जनता में जो नाराजगी है वो वहां कांग्रेस की नाव को डुबा सकती है। अभी शायद कांग्रेस भले मुख्यमंत्री बदल भी दे, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना उसके लिए आसान नहीं होगा। अब बात बिहार की। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाले बिहार में एक बार फिर सियासी तापमान चढ़ने लगा है। उलट पलट की बयार भी बहनी शुरू हो गई है। जिस प्रकार नीतीश कुमार अपनी आभा और अपना आपा खो रहे हैं वो कई सवालों को एक साथ जन्म देता है। पिछले ही महीने विधानसभा के अंदर स्पीकर के साथ उनकी नोकझोंक और शराबबंदी के अलावा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सहयोगी दलों की आलोचनाओं के शिकार नीतीश के तेवर लगातार बता रहे हैं कि वो जल्दी ही कोई बड़ा फैसला करेंगे। उनका राबड़ी आवास पर जाना और फिर अचानक बंगला बदलना कई अटकलों को जन्म दे चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राबड़ी देवी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में पहले जाना और फिर उन्हें अपने आवास पर इफ्तार पार्टी में बुलाना बड़ा दाव माना जा रहा है। इस दरमियान तेजस्वी तेज प्रताप के साथ हुई उनकी बातचीत के बाद अचानक उनके बंगला बदलने की घटना ने सियासी तापमान बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार तेजस्वी तेज प्रताप और अन्य परिवार के सदस्यों से मिले, उन्हें सम्मान दिया, ऐसा लगा ही नहीं कि उनकी उस परिवार के साथ कोई राजनीतिक दुश्मनी या टशन है। एक वक्त था जब लालू परिवार नीतीश कुमार से इस कदर नाराज था कि कहता था नीतीश कुमार को घर में घुसने नहीं देंगे। लेकिन इफ्तार पार्टी में वही परिवार नीतीश कुमार के लिए अपने आवास में रेड कारपेट बिछाए हुए था और नीतीश कुमार के अंदर भी उस परिवार के नजदीक आने की बेचैनी देखी जा सकती थी। आज शिवानंद तिवारी भी ये बोलते दिखाई पड़ रहे हैं कि नीतीश अगर भाजपा का साथ छोड़ दें, ऐलान कर दें कि वो दोबारा पलटी नहीं मारेंगे और तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, तब बात बन सकती है। साफ है कि जब तक साफ राजद की तरफ से नीतीश कुमार को ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता तब तक उनकी ये बेचैनी बढ़ी ही रहेगी। हालांकि इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पटना में नीतीश कुमार की मुलाकात ने एनडीए में दरार की अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है, लेकिन नीतीश की असहजता के कारण ये कोशिश कमजोर ही नजर आ रही है। लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार की सियासत भले ही पाक साफ रही हो, उनका आचरण और व्यवहार उनके पद के अनुकूल नहीं बल्कि उनकी पतनोन्मुखी राजनीति का ही परिचायक है। इसलिए इस बार भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इन कदमों को यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी बेचैनी और अकुलाहट जदयू और भाजपा गठबंधन की असहज स्थिति को बयां कर रही है। क्या बिहार में फिर नीतीश कुमार पलटी मारते दिखेंगे? हाल के दिनों के बिहार के घटनाक्रम तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे और हिंदू हृदय सम्राट से सुशोभित बाल ठाकरे की विचारधारा से कौन नहीं अवगत रहा है। हिंदू उन्हें अपना पूज्य और रक्षक मानते थे। उसका एक कारण ये भी है कि बाल ठाकरे ने कभी सत्ता को गले नहीं लगाया था। परिस्थितियां बदली। बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद जैसे ही सत्ता की कुर्सी उद्धव ठाकरे की तरफ मुखातिब हुई, उन्होंने उसे लपक लिया।
लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इस कीमत से शिवसेना की जमीन ही हिल गई है। जिस हिंदुत्व के बल पर शिवसेना महाराष्ट्र के लोगों के दिलों पर राज कर रही थी, उस पर अब दूसरे ने कब्जा करना शुरू कर दिया है, और वो कोई और नहीं, उद्धव के अपने चचेरे भाई और बाला साहेब ठाकरे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में खुद को परोस रहे राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे आज महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लाउडस्पीकर पर अजान बंद करने और हनुमान चालीसा को लेकर मुखर हुए हैं, इससे एक बार फिर महाराष्ट्र में उनकी राजनीति चमक उठी है। जैसे जैसे राज ठाकरे की छवि महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित हो रही है, वैसे वैसे शिवसेना की हिंदुत्व की जमीन खिसक रही है। इसके कई कारण भी हैं। जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई और उद्धव सरकार द्वारा इस मामले में कार्रवाई के नाम पर लीपापोती की गई, उससे अभी भी संत समाज में उनके प्रति निराशा का भाव है। संत समाज काफी नाराज भी है। समय समय पर उद्धव ठाकरे के प्रति उनका गुस्सा दिखाई पड़ता रहा है। हाल के दिनों में लाउडस्पीकर मामले में भी उद्धव सरकार को हिंदुओं की नाराजगी का शिकार होना पड़ रहा है। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने एक आदेश जारी किया था कि नासिक में 3 मई तक सभी धार्मिक जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने का परमिशन लिया जाए। अगर परमिशन नहीं लिया गया तो 3 मई के बाद किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने पर पुलिस एक्शन लेगी। साथ ही अजान के समय 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नासिक में किसी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा लाउडस्पीकर पर नहीं बजा सकता है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। उधर नासिक के कमिश्नर के नए आदेश के बाद सियासत और गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि यह नियम हिंदू विरोधी है। जिस प्रकार से हनुमान चालीसा को लेकर नवनीत राणा और उनके पति को जेल में बंद किया गया है, उसकी भी घोर आलोचना हो रही है। जितने भी दिन नवनीत राणा जेल में बंद रहेंगी, उतनी ही मुसीबत वो उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी करती रहेंगी। लोग यहाँ तक सवाल पूछ रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना जुर्म कैसे हो गया। होना तो ये चाहिए था कि खुद उद्धव ठाकरे नवनीत राणा के साथ हनुमान चालीसा पढ़ते। उससे जो मैसेज जाता वो शिवसेना को और मजबूत ही करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलबत्ता जैसे ही उद्धव ठाकरे ने सत्ता संभाली, शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा कमजोर ही दिखाई पड़ रही है। मई दिवस के दिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे ने मेगा रैली निकाली। इस रैली में लाखों लोगों ने भाग लिया। हिंदुत्व का शोर औरंगाबाद से लेकर पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहा था। इस रैली में राज ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। वो उनकी तरह ही गरज रहे थे। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र को समझना काफी जरूरी है। जिस भी समाज ने इतिहास को भुलाया, उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। आज उद्धव ठाकरे सोचने पर जरूर मजबूर होंगे कि क्या वो सही रास्ते पर हैं या गलत। क्या हाल के दिनों में उनके द्वारा लिया गया फैसला कहीं शिवसेना को कमजोर तो नहीं कर रहा। जिस नींव पर शिवसेना का जन्म हुआ, आज वही नींव खिसक रही है। अगर समय रहते शिवसेना अपने खोए हुए हिंदुत्व को नहीं जगाती है, तो महाराष्ट्र की राजनीति में उसका विकल्प तैयार बैठा है, और वो है राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। जाहिर है, अगर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में असरकारी रहना है, तो उन्हें समझना होगा कि उनका वोटर कौन है। क्या कांग्रेस के वोटर उन्हें वोट करेंगे? क्या एनसीपी के वोटर उन्हें वोट करेंगे? क्या अब शिव सैनिकों का वोट 2 भाइयों के बीच बटेगा? बिल्कुल बटेगा, और इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का ही होगा। समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से पहले शिवसेना भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, अगर वो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रहती है तो उसे उतनी सीटें मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी, तब शिवसेना के नेता कहां रुख करेंगे? उनका रुख और कहीं नहीं, राज ठाकरे की ओर ही होगा। इससे राज ठाकरे की पार्टी और मजबूत होगी। ये सब बातें उद्धव ठाकरे बखूबी समझ रहे होंगे, और हो सकता है कि इसका राजनीतिक असर कोई न कोई परिवर्तन के रूप में दिखाई पड़े। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।